स्टूडेंट्स आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं दैट्स अबाउट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। यानी स्टूडेंट्स इससे हम इस मोमेंटम को हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं क्योंकि इसमें बॉडी की जो मोशन होती है वो लीनियर मोशन होती है। यानी जो हम बॉडीज यहाँ पे लेंगे, टू बॉल्स लेंगे, उनकी मोशन लीनियर है, दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए इसे हम लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं या मोमेंटम भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये लॉ जो है ये किसके लिए अप्लाई करते हैं। तो दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ये लॉ आइसोलेटेड सिस्टम के हवाले से एप्लीकेबल है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है तो आप इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। अब आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है स्टूडेंट्स? आइसोलेटेड सिस्टम आप ये कहते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बॉडीज या पार्टिकल्स दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर, यानी वो एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगाते हैं बट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, यानी उस सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नली कोई फोर्स एक्ट नहीं करती। तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देंगे। अब स्टूडेंट्स आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि इसके एग्जांपल में अब ये कहते हैं कि गैस इंक्लोज इन अ वेसल, यानी एक वेसल के अंदर गैस को आपने इंक्लोज किया हुआ है। अब गैस के मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे के ऊपर तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बाहर से कोई फोर्स जो है वो इनके ऊपर एक्ट नहीं कर रही, तो ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लॉ जो है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। नो स्टूडेंट्स कम टू द आर्टिकल। अब यहां पे देखिए मैंने ये लिखा हुआ नेम ऑफ द आर्टिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या आप ये भी कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहा जाता है। तो जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि ये लॉ जो है ये सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें पार्टिकल जो है दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर बट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, इट्स एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक वेसल है जिसके अंदर हमने गैस को इंक्लोज किया और गैस के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं देयर मोशन इज रैंडम, ये एक दूसरे के ऊपर तो फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, इनके दरमियान कोलिजन हो रही है लेकिन बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर एक्सर्ट नहीं हो रही सिस्टम के ऊपर। तो इसलिए आप ये कहेंगे कि दैट सिस्टम इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। ये आइसोलेटेड सिस्टम को डील करता है। अब यहां पे इस लॉ पे आगे स्टेटमेंट यहां पे लिखी हुई है मैंने, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए द टोटल लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आपको यह पता होना चाहिए द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन में आते हैं। हम ये कहते हैं कि कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स। ये हमारे पास टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं A and B, their masses are m1 and m2, they are moving with velocities v1 and v2 और इनके मोशन लीनियर है। ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं। अब यहां पे ये चीज हमने ये कहा कि लेट्स सपोज v1 इज ग्रेटर देन v2, यानी इसकी वेलोसिटी जो है वो इसकी वेलोसिटी से, बॉल बी की वेलोसिटी से ज्यादा है, सो डेफिनेटली देयर विल बी कोलिजन। तो इनके दरमियान कोलिजन होगी, ये यहां पे देखें ये कोलिजन होगी। अब कोलिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, बॉल बी जो है ये बॉल ए के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करता है F, और इसी तरह बॉल ए बॉल बी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो F डैश लगा रहा है। ये मैंने यहां पे शो किया एरो से। अब आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद स्टूडेंट्स इनकी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। आफ्टर कोलिजन द वेलोसिटी चेंज टू v1 डैश एंड v2 डैश। अब देख रहे हैं कि बॉल ए की वेलोसिटी v1 डैश है और बॉल बी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है v2 डैश। दोबारा से स्टूडेंट्स इस डायग्राम को देखें तो यहां पे मेंशन है, हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम को कंसीडर किया है स्टूडेंट्स, कंसिस्टिंग ऑफ टू स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स, दे आर मूविंग, दे हैविंग अ लीनियर मोशन, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एंड द masses are m1 and m2 and their velocities are v1 and v2 respectively. Let the collision takes place. अब स्टूडेंट्स कोलिजन तभी होगी कि जब v1 is greater than v2. Let the collision takes place. Ball B exert force F on ball A and similarly ball A exert force F dash on ball B, and after collision their velocities become v1 dash and v2 dash respectively. अब इनकी वेलोसिटी जो है वो ये बन जाएगी।
अब स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि लास्ट टाइम हमने ये रिलेशन प्रूव कर चुके हैं इम्पल्स में, मेरी पिछली वीडियो में भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं वहां पे डाल दूंगा। अब यहां पे देखें, उसमें हमने प्रूव किया था I was equal डेल्टा पी। I क्या है, दैट इज द इम्पल्स एंड इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स को अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो F इंटू डेल्टा टी होता है स्टूडेंट्स, यानी इट्स द लार्ज फोर्स प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, लार्ज फोर्स एंड शॉर्ट टाइम। So that force is large and the time is short. So we have the delta P is there. Delta P क्या है? That is the change in momentum. इसे हम change in momentum कहते हैं, और change in momentum क्या होता है? Final momentum minus initial momentum. तो इसे हम change in momentum कहते हैं। यानी दोबारा से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम ये रिलेशन लास्ट वीडियो में मैंने प्रूव किया था इम्पल्स वाले वीडियो में, वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स। I is equal to delta P. I is the impulse and it is the product of large force and time, F into delta t, delta p change in momentum है mvf minus mvi के इक्वल। अब हम यहाँ पे ये कहते हैं फॉर फर्स्ट बॉल, इसको हम यूँ लिखते हैं फॉर फर्स्ट बॉल के लिए यही इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ स्टूडेंट्स, और से देखिएगा फर्स्ट बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है दैट इज एफ लग रही है, तो इसको आप एज इट इज रहेंगे F इंटू डेल्टा टी, और इसको आपने वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो F इज द फोर्स, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो लगा, एंड इट इज इक्वल टू, क्योंकि फर्स्ट बॉल को आप डिस्कस कर रहे हैं तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉल के लिए, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, उसमें मैच को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा m1 v1 डैश m1 v1 डैश, और इसी तरह यहां पे भी माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स, m1 v1। ये आप देख रहे हैं कि इंपल्स को आप यूं लिखते हैं F इंटू डेल्टा टी, फाइनल मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल क्या होगा m1 v1 डैश, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा माइनस m1 v1, और इसका नाम दे दें लेट्स सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। और सिमिलरली फॉर सेकेंड बॉल, फॉर सेकेंड बॉल, अब सेकेंड बॉल के लिए आपने ये रिलेशन जो है वो अप्लाई कर देना है। तो इस केस में आप देख रहे हैं सेकेंड बॉल में फोर्स कितनी लग रही है, एफ डैश, यानी जो सेकेंड बॉल के ऊपर फोर्स है दैट इज एफ डैश। तो यहां पे आप एफ को रिप्लेस कर दें तो ये बनेगा जी एफ डैश इंटू डेल्टा टी, तो टाइम ड्यूरिंग कोलिजन बोथ द बॉल रिमेन सेम, तो डेल्टा टी एज इट इज। अब फाइनल मोमेंटम आपने लेना है किसका, सेकंड बॉल का। अब देखिए सेकंड बॉल का फाइनल मोमेंटम क्या होगा स्टूडेंट्स, m2 v2 डैश, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा m2 v2, तो इनका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा m2 v2 डैश माइनस m2 v2। तो यहां पे आप ये लिख दें m2 v2 डैश माइनस m2 v2, और इसका नाम दे दें इट्स अनदर इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ दोबारा से देखिएगा ताकि आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएं। स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम में आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के हवाले से मैंने बताया कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पार्टिकल्स या बॉडी दे एक्सर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर बट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, दैट सिस्टम इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड। और इसकी एग्जांपल मैंने बताई है कि ये हमारे पास वेसल है, इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल्स, गैस को इंक्लोज किया हुआ है, तो गैस मॉलिक्यूल्स दे एक्सर्ट फोर्सेज ऑन ईच अदर बट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन देम, देन दिस सिस्टम इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड। अब इसके बाद इसकी स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। स्टेटमेंट क्या है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, यानी टोटल मोमेंटम या टोटल लीनियर मोमेंटम सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। कंडीशन क्या है कि सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन में डायग्राम को मैंने शो किया है कि ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है कंसिस्टिंग ऑफ टू स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैविंग masses m1 एंड m2 मूविंग विद वेलोसिटीज v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली, और यहां से लेट द कोलिजन टेक्स प्लेस। अब सिंपल सी बात है, कोलिजन तभी होगी if v1 इज ग्रेटर देन v2। अगर v1 की वैल्यू v2 से ग्रेटर हो तो कोलिजन इनके दरमियान होगी। और कोलिजन में क्या होता है स्टूडेंट्स, बॉल बी बॉल ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है F,
और बॉल ए जो है बॉल बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है एफ डैश, तो देन देयर वेलोसिटी चेंज टू v1 डैश एंड v2 डैश। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v1 डैश बन जाएगी और इसकी वेलोसिटी v2 डैश बन जाएगी, और इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये चीज़ मतलब। अब फ्रेंड्स हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं इंपल्स वाली वीडियो में, मैंने जैसे बताया कि वी हैव प्रूव दिस रिलेशन I इज इक्वल टू डेल्टा पी। I इज इंपल्स एंड डेल्टा पी इज द चेंज इन मोमेंटम। F इंटू डेल्टा डी आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा mvf माइनस mvi। फर्स्ट बॉल के लिए आपने यही चीज अप्लाई कर देनी है। तो फर्स्ट बॉल के लिए इसके ऊपर फोर्स लग रही है F डेल्टा टी, और फर्स्ट बॉल के लिए चेंज इन मोमेंटम क्या होगा m1 v1 डैश माइनस m1 v1, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सिमिलरली फॉर सेकंड बॉल के लिए आ जाए, तो सेकंड बॉल के ऊपर जो फोर्स लग रही है स्टूडेंट्स ये F डैश है, तो F डैश इंटू डेल्टा टी, और चेंज इन मोमेंटम सेकंड बॉल का क्या होगा m2 v2 डैश माइनस m2 v2, एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहां पे स्टूडेंट्स प्रूव करना है ये रिलेशन कि इस पर्टिकुलर केस में जो मोमेंटम है ये स्टूडेंट्स कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। इस चीज को हमने प्रूव करना है। अब यहां पे हम ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस में वी विल ऐड दैम, हम इक्वेशन 1 को और 2 को ऐड करते हैं, 1 प्लस 2। बाय एडिंग दीज टू इक्वेशंस 1 एंड 2 डेफिनेटली वी गेट। अब यहां पे देखें इसमें भी डेल्टा टी है, इसमें भी डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहां से ये हमारे पास F प्लस F डैश, और यहां से आप डेल्टा टी इज द कॉमन, डेल्टा टी को आप यहां से कॉमन ले लें, यानी देखें F इंटू डेल्टा टी, F डैश इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इज द कॉमन, तो F प्लस F डैश इंटू डेल्टा टी। अब इसी तरह इस बैंड पे आ जाए, तो m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2, और यहां से माइनस m2 v2, m2 v2। यानी आपने दोनों इक्वेशंस को, बोथ इक्वेशन जो हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 आई थी, इनको आपने ऐड कर दिया। अब ऐड करने का मतलब ये कि डेल्टा टी इस साइड पे कॉमन था, वो मैंने शुरू में लिख लिया। अब इसी तरह m1 v1 डैश माइनस m1 v1 ये लिखा, प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2 ये आपने यहां पे लिखा। अब यहां पे आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को अगर आप अप्लाई करें तो स्टूडेंट्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है क्या? थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टूडेंट्स ये है, टू एवरी एक्शन देयर इज रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर केस में F और F डैश देयर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इसलिए ए के साथ आपको नेगेटिव साइन लिखना पड़ेगा। तो नेगेटिव साइन क्या व्यवहार करता है कि बोथ दी फोर्सेस जो है इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट है। तो यहां पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बोथ दी फोर्सेस दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन इसको ज़ाहिर कर रहा है। तो अब यही रिलेशन आप यहां पे F है, वहां पे आप माइनस F डैश लिख दें, ये F डैश है स्टूडेंट, यानी यहां से आपने यहां पे F है वहां पे आप माइनस F डैश लिखें, तो माइनस F डैश प्लस F डैश इज इक्वल टू यहां पे डेल्टा टी, एंड इट इज इक्वल टू ये बराबर होगा स्टूडेंट्स m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 माइनस m2 v2। ये देखिए आपने इनको ऐड कर दिया, माइनस F डैश प्लस F डैश डेल्टा टी m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m2 v2 डैश, ये m2 v2 डैश है, m2 v2 डैश माइनस m2 v2, यानी आपने इनको ऐड किया था। उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आपने अप्लाई कर दिया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी कि एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो F इज इक्वल टू माइनस F डैश। तो
तो यहां पे आपको एफ नजर है, वहां पे आपने क्या लिख देना, माइनस एफ डैश। तो माइनस एफ डैश प्लस एफ डैश यू गेट आंसर 0। तो यहां पे आपके पास 0 आ गए। तो इस एंड पे आ जाए तो यहां से हमारे पास m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2, ये हमारे पास ये रिलेशन। यानी यहां से हमारे पास, यानी ऑन दी अदर साइड पे आप देख रहे हैं कि देर इक्वल, तो इनको आपने यहां पे निगेट कर दिया, 0 आ गया। और इस पर्टिकुलर केस में अब आप यहां पे देखें तो जो सी नेगेटिव टर्म्स हैं उनको आप इधर शिफ्ट कर दें। तो ये बन गया जी m1 v1 डैश m1 v1, ये नेगेटिव थी, इधर आके क्या बना m1 v1। इसी तरह ये नेगेटिव है तो ये इधर आके क्या होगा स्टूडेंट्स, प्लस होगा m2 v2। एंड ऑन दिस साइड पॉजिटिव टर्म्स m1 v1 डैश, और यहां पे देखें तो आपके पास ये रिलेशन आएगा m2 v2 डैश। दोबारा से देख लें स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखें तो ये नेगेटिव जो टर्म्स हैं इनको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब जब आप इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो m1 v1 प्लस m2 v2, और इस एंड पे देखें तो ये वाली रह जाएगी टर्म m1 v1 डैश, और यहां पे अब अगर आप देखें तो m2 v2 डैश। What is this ones? So that is the initial momentum. Initial momentum, and it is equal to, ये बराबर होगा किसके, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि इस पर्टिकुलर केस में दैट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन, एंड व्हाट इज दिस टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। तो स्टूडेंट्स दैट्स नेम्ड एज, इसलिए इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं स्टूडेंट्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एज फार एज फर्स्ट ईयर क्लास इज कंसर्न। So students, next time inshallah we will discuss more things. Thank you all.